नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरआरएस से रिलेटेड टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है और इस टेस्ट सीरीज में टॉपिक जो है वो मॉडर्न इंडिया है। ओके, तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अवध साम्राज्य के बारे में किसने कहा था कि एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है हेनरी हार्डिंग, ऑप्शन सी है चार्ल्स बाल और ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड डलहौजी ने अवध साम्राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया। उन्होंने यह बात 1851 में कही थी और 1856 में राज्य को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो इस प्रकार जो कथन एक है, ऑप्शन ए है, वो सही हो जाएगा। ओके, एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी, यह वर्ड जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने कहा था अवध साम्राज्य के बारे में। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 1856 का सारांश समझौता तालुकदारों को हटाने के लिए आगे बढ़ा और दूसरा कथन है अवध के तालुकदार और उनके किसानों ने भी अंग्रेज के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला ब्रिटिश राजस्व समझौता, जिसे 1857 के सारांश निपटारे के रूप में जाना जाता है, इस धारणा पर आधारित था कि तालुकदार भूमि में कोई अस्थायी हिस्सेदारी नहीं रखने वाले हस्तक्षेपकर्ता थे। उन्होंने बल और धोखाधड़ी के माध्यम से भूमि पर अपना कब्जा स्थापित किया था। सारांश निपटान जहां भी संभव हो तालुकदारों को हटाने के लिए आगे बढ़ा। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और अवध के तालुकदार और उनके किसानों ने भी अंग्रेज के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कमांडर कौन था? ऑप्शन ए हेक्टर मुनरो, ऑप्शन बी विशाल गुलाब, ऑप्शन सी लॉर्ड एमहर्स्ट और ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर की लड़ाई मेजर हेक्टर मुनरो की कमान वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल, अवध और मुगल साम्राज्य सहित भारतीय राज्यों के गठन की संयुक्त सेना के बीच संघर्ष था। तो इस प्रकार इसमें और जो कथन ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कमांड जो है वो हेक्टर मुनरो ने करता था। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनार्य दोषी परिहार मंडली के संस्थापक कौन थे? गोपाल बाबा वालांगर ने अनार दोषी परिहार मंडली की स्थापना की। वालांगर जो है वो वाइटल विध्वंसक अखबार लॉन्च करने वाले पहले दलित बने। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अनार दोषी परिवार मंडली के संस्थापक जो थे वो गोपाल बाबा वालांगर थे। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है राम मोहन राय एक नए धर्म की स्थापना करना चाहते थे और दूसरा कथन है राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? राम मोहन राय कोई नया धर्म स्थापित नहीं करना चाहते थे, वह केवल हिंदू धर्म में घुसी हुई कृतियों को शुद्ध करना चाहते थे। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और राजा राम मोहन राय ने अगस्त 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, बाद में इसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है, तो सी बी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? 6 अक्टूबर 1839 को देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वरंजनी सभा की स्थापना की, जिसे कुछ समय बाद तत्वबोधिनी सभा का नाम दिया गया। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक जो थे वो देवेंद्र नाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हेनरी विलियम को बंगाल की आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत हमारी जाति के सिपाही पिताओं के रूप में वर्णित करता है, जिनके गुणों के समान मिलने वाली और जिनकी असफलताओं पर सबसे विनम्र विचार किया जाएगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरोजियो का वर्णन बंगाल की आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत हमारी जाति के सिपाही पिताओं के रूप में किया था, जिनके गुणों से सम्मान मिलेगा और जिनकी असफलता पर सबसे विनम्र विचार किया जाएगा। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। यह वर्ड जो है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि किसने दी? ज्योतिबा फूले को 1888 में एक अन्य महाराष्ट्रीय सभा सुधारक विठ्ठलराव कृष्णाजी वेंदकर द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई थी। तो इसका इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि हमारी मातृभूमि के लिए दो महान प्रणालियों हिंदू धर्म और इस्लाम का जंक्शन ही एकमात्र आशा है? विवेकानंद ईश्वर की मौलिक एकता में विश्वास करते थे और कहते थे हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान प्रणालियों हिंदू धर्म और इस्लाम का मिलन ही एकमात्र आशा है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यह कथन जो है वो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, दयानंद सरस्वती ने वैदिक शिक्षा के पुनरुद्धार का आह्वान किया। और दूसरा कथन है, मूल शंकर दयानंद सरस्वती का दूसरा नाम था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दयानंद सरस्वती का वेदों की ओर लौटो का नारा वैदिक शिक्षा और धर्म की वैदिक शुद्धता में पुनरुद्धार का आह्वान था, न कि वैदिक काल के पुनरुद्धार का। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम जो था वो मूल शंकर था। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, देवबंद स्कूल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विरोध किया। और दूसरा कथन है, रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना 1851 में हुई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? राजनीतिक मोर्चे पर देवबंद स्कूल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया था, ना कि विरोध किया था। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना जो है वो 1891 में अंग्रेजी शिक्षा पारसियों के एक समूह द्वारा पारसियों की सामाजिक स्थिति के उत्थान और पारसी धर्म की प्राचीन शुद्धता की बहाली के लिए की गई थी। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है वो मैडम एच.पी. ब्लावात्स्की और कर्नल आर्टको ने 1857 में न्यूयॉर्क में की थी। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का पहला राजनीतिक संगठन नहीं था। और दूसरा कथन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के राजनीतिक संघों पर शिक्षित मध्य वर्ग का प्रभुत्व था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का पहला राजनीतिक संगठन नहीं था। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत सही हो जाएगा इसमें। ओके, और 19वीं सदी के उत्तरार्ध के राजनीतिक संघों पर शिक्षित मध्य वर्ग, वकील, पत्रकार, डॉक्टर, शिक्षक आदि का प्रभुत्व बताया गया है और उनके पास व्यापक परिप्रेक्ष्य और बड़ा एजेंडा था। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कादम्बिनी गांगुली पहली भारतीय डॉक्टर महिला में से एक थी जिन्होंने आधुनिक चिकित्सा में डिग्री के साथ प्रैक्टिस की। वह भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने वाली पहली भारतीय महिला थी। वह कलकत्ता से स्नातक करने वाली भी पहली महिला थी। तो इस प्रकार जो कथन ए ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। ओके, भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने वाली पहली महिला कादम्बिनी गांगुली थी। तो इसमें ए का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्रवाई के द्वारा निर्देशक न्यायालय और नियंत्रण बोर्ड को खत्म कर दिया गया? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1961, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन सी चार्टर अधिनियम 1891 और ऑप्शन डी है चार्टर अधिनियम 1813। भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी नेता थे? पहला है लाला लाजपत राय, दूसरा है अरविंद घोष, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक। उग्रवादी विचारधारा और उसकी कार्यप्रणाली में भी निरंतरता का अभाव था। इसके समर्थकों में खुले सदस्यों और गुप्त सहानुभूति रखने वालों से लेकर किसी प्रकार की राजनीतिक हिंसा का विरोध करने वाले लोग शामिल थे। इसके नेता जो थे वो अरविंद घोष, तिलक, बीसी पाल और लाला लाजपत राय थे। तो इस प्रकार ये तीनों जो थे वो राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी नेता थे। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी है एनी बेसेंट।
भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने 1905 में अपने बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आह्वान को उठाने का निर्णय लिया। इसकी अध्यक्षता जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, वह 1892 में ब्रिटिश सांसद के लिए चुने गए। ऑप्शन बी है, उन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। ऑप्शन सी है, वह कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 3 बार चुने गए। और ऑप्शन डी है, उन्होंने केसरी और मराठा का संपादन किया। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा का संपादन किया था, ना कि दादा भाई नौरोजी ने। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही नहीं है दादा भाई नौरोजी से संबंध में। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्रवाई से कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय पर एकाधिकार समाप्त हो गया? ऑप्शन ए, 1833 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन बी, 1813 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन सी है 1793 का चार्टर अधिनियम। और ऑप्शन डी है 1784 का पीटर्स इंडिया एक्ट। 1833 के चार्टर अधिनियम ने कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय पर एकाधिकार समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार इसमें इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई? ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंग। और ऑप्शन डी है विलियम बेंटिक। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वो लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में हुई थी। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक सेवाओं पर एचिसन समिति 1886 की स्थापना किसने की? ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग। और ऑप्शन डी है लॉर्ड मियो। लॉर्ड डफरिन ने एक लोक सेवा आयोग नियुक्त किया जिसे सर चार्ल्स एचिसन के अधीन एचिसन आयोग के रूप में जाना जाता था। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचिसन समिति की स्थापना जो है वो लॉर्ड डफरिन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड मियो। ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन। ऑप्शन सी है विलियम बेंटिक। और ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। रिपन की सरकार चाहती थी कि प्रांतीय सरकारी स्थानीय निकायों के मामले विकेंद्रीकरण के उसी सिद्धांत को लागू करे जो लॉर्ड मियो की सरकार ने उनके लिए शुरू किया था। उनके योगदान के लिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इस बारे में द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक जो है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसने बच्चों के लिए काम के घंटे को प्रतिदिन 9 घंटे तक सीमित कर दिया। और दूसरा कथन है, इसमें महिलाओं के लिए प्रतिदिन अधिकतम कार्य समय 11 घंटे निर्धारित किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए केवल एक। ऑप्शन बी केवल दो। ऑप्शन सी एक और दो दोनों। और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के संदर्भ में बच्चे के लिए काम के अधिकतम घंटे को घटाकर प्रतिदिन 7 घंटे कर दिया, ना कि 9 घंटे। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और इसने महिलाओं के लिए अधिकतम काम के घंटे 1.5 घंटे के अंतराल के साथ प्रतिदिन 11 घंटे तय किया। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें केवल एक गलत है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए.ओ. हुम। ऑप्शन बी है जॉर्ज यूलो। ऑप्शन सी है विलियम वेंडरबर्ग। और ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले यूरोपीय जो है वो जॉर्ज यूलो थे। तो इसका इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित होने पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित होने के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अकाल आयोग था? 1880 का रिचर्ड स्ट्रेची आयोग अकाल से निपटने के लिए एक सामान्य रणनीति और सिद्धांत विकसित करने के लिए बनाया गया था। यह पहला अकाल आयोग था और इसका गठन जो है वो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुआ था। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त अकाल आयोग जो था वो रिचर्ड स्ट्रेची आयोग था। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में डच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, डच्चों ने भारत में अपना पहला कारखाना 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में खोला। और दूसरा कथन है, डच्चों का भारत में पतन पुर्तगीज एवं डच के मध्य हुए बेदारा के युद्ध से हुआ। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? डच्चों ने भारत में अपना पहला कारखाना जो है वो 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में खोला था। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और डच्चों का भारत में अंतिम रूप से पतन जो है वो 1759 में अंग्रेजों एवं डच्चों के मध्य हुए बेदारा के युद्ध से हुआ था, ना कि पुर्तगीजों और डच्चों के। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन के कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत में पुर्तगीज सबसे पहले आए और सबसे अंत में वापस गए। और दूसरा कथन, भारत में फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी सबसे बाद में आई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? भारत में पुर्तगीज सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए और सबसे अंत में 1961 ईस्वी में वापस गए। फ्रांसीसियों ने भारत में अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में सबसे बाद में प्रवेश किया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो 1664 ईस्वी में हुई थी। तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो सही हो जाएगा और कथन दो जो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसूर राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को उनके बढ़ते कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। पहला है, रंगपट्टनम की संधि में मैसूर राज्य का बंटवारा। दूसरा है, हैदर की अंग्रेज के साथ मद्रास की संधि। और तीसरा है, चिक्का कृष्णराज वाडियार द्वितीय का शासन। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। वर्ष 1612 ईस्वी में वाडियार वंश के अंतर्गत मैसूर क्षेत्र हिंदू राजा के रूप में उभरा। चिक्का कृष्णराज वाडियार द्वितीय ने वर्ष 1734 से 1761 तक शासन किया था। और हैदर अली जो वाडियार वंश की सेना में एक सैनिक के रूप में नियुक्त किया गया था। अपने महान प्रशासनिक कौशल और सैन्य रणनीति के बल पर मैसूर का 1761 में वास्तविक शासक बन गया हैदर अली। ओके। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को हैदर के साथ 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि करनी पड़ी। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 ईस्वी में। तो इस प्रकार चिक्का कृष्णराज वाडियार द्वितीय का शासनकाल पहले था, उसके बाद हैदर अली का मद्रास की संधि, फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो इसमें 3-2-1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुप्ले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था जिसके समय कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुए। और दूसरा कथन है, डुप्ले को 1754 ईस्वी में फ्रांस वापस बुला लिया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था जिसके समय कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ था। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। और डुप्ले को 1754 ईस्वी में फ्रांस वापस बुला लिया गया था। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में हुई निम्नलिखित संधियों को उनके घटते क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है सूरत की संधि, दूसरा है पुरंदर की संधि, तीसरा है सालबाई की संधि। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूरत की संधि जो है वो 1775 में हुआ था। सूरत की संधि 1775 में हुआ था। ओके। और पुरंदर की संधि जो है वो 1776 में हुआ था। और सालबाई की संधि जो है वो 1782 में हुआ था। सालबाई की संधि। तो इस प्रकार इसमें 1-2-3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, घटते हुए क्रम में तो सबसे बाद में सालबाई की संधि हुई थी, उसके बाद पुरंदर की संधि हुई थी, फिर सूरत की संधि। तो इसमें 3-2-1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश कंपनी ने निम्नलिखित में से किस माध्यम से जमींदारों पर अपना नियंत्रण मजबूत किया? पहला है, जमींदार की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया। दूसरा है, स्थानीय पुलिस एवं न्यायालय की शक्ति उनसे छीन ली गई। और तीसरा है, कलेक्टर का कार्यालय जमींदारों को नियंत्रित करने का एक साधन बन गया। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें।
ब्रिटिश कंपनी जमींदारों को पूरा महत्व देती थी, किंतु उनसे उनको नियंत्रित करने हेतु प्रश्न में दिए गए सभी कदम उठाए गए। तो इस प्रकार जो कथन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, जमींदारों को नियंत्रित करने के कथन संदर्भ में ब्रिटिश कंपनियों ने ये तीनों कदम जो है वो उठाए थे। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राच्यवाद विद्वान था? ऑप्शन है डॉक्टर एच विल्सन, ऑप्शन बी है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन सी है H.T. प्रिंसेप। उपयुक्त विकल्पों में कितने सही हैं? प्राच्यवाद विद्वान जो थे वो डॉक्टर H विल्सन और H.T. प्रिंसेप थे। तो इस प्रकार इसमें केवल 2 विकल्प सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, बंगाल के राज्यपाल के पद को बंगाल के गवर्नर जनरल में बदल दिया गया। दूसरा, गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई गई। तीसरा है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। और चौथा है, कंपनी को भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी गई। उपयुक्त विकल्पों में से कितने सही है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में ये चारों जो विकल्प हैं वो सही हैं। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी के बाद निम्नलिखित घटनाओं को बढ़ते कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। पहला है, कश्मीर के भारत में विलय संबंधित पत्र पर दस्तखत। दूसरा, पाकिस्तान के साथ पहला युद्ध विराम घोषित। तीसरा है, महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या। चौथा है, जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बने। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बने थे। ये 1946 में। ओके, 1946 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बने थे। ओके, और 26 अक्टूबर 1947 कश्मीर में महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय संबंधित पत्र पर दस्तखत किए थे। ये घटना जो है वो 1947 की है। ओके, 1947 की ये घटना है। और पाकिस्तान के साथ पहला युद्ध विराम घोषित जो है वो 1949 में किया गया था, 1949 में। ओके, और महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या जो है वो 30 जनवरी 1948 को हुआ था, 30 जनवरी 1948 को। ओके, तो इस प्रकार इसमें 4132 4132, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक सरकार 1946 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, आंतरिक सरकार के कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में वेलवे और लॉर्ड माउंटबेटन दोनों ने कार्य किया। और दूसरा कथन है, आंतरिक सरकार में राष्ट्रमंडल संबंधों का प्रभारी भारत का वायसराय था। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। आंतरिक सरकार के सदस्य के रूप में कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष वेलवे और लॉर्ड माउंटबेटन दोनों रहे। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और आंतरिक सरकार में उपाध्यक्ष मामले और राष्ट्रमंडल संबंधों के प्रभारी के रूप में जवाहरलाल नेहरू पदसीन रहे थे, ना कि वो भारत का वायसराय। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें कौन सा कथन गलत है वो ज्ञात करना है। तो इसमें केवल 2 गलत है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, जिन्ना ने राजगोपालाचारी फार्मूले का समर्थन किया था। और कारण में कहा जा रहा है इसमें अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की अवधारणा का समर्थन किया गया था। कोट, ऑप्शन ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन बी है ए एवं आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। 1944 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी राजगोपालाचारी ने व्यक्तिगत स्तर पर किए गए अपने प्रयास के तहत एक फार्मूला प्रस्तुत किया जिसे राजगोपालाचारी फार्मूला कहा गया। ओके, और गांधी जी ने इस फार्मूले का समर्थन किया था। इसके प्रावधानों में पाकिस्तान की अवधारणा को अप्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है किंतु जिन्ना ने इस फार्मूले को एक सिर से नकार दिया था। तो इस प्रकार जो कथन है वो गलत हो जाएगा और कारण जो है वो सही है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रेडक्लिफ रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इस रेखा के तथ्यों को 13 अगस्त 1947 को प्रकाशित किया गया, जिसके आधार पर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। और दूसरा कथन, रेडक्लिफ ने तत्कालिक भारत को 3 भागों में बांटा था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 17 अगस्त 1947 को भारत को पाकिस्तान से अलग करने वाली सीमा, जिसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, के तथ्यों को प्रकाशित किया गया था। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ये 13 अगस्त को नहीं बल्कि 17 अगस्त को। ओके, तो इसमें जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और रेडक्लिफ ने तत्कालिक भारत को 3 भागों में बांटा था, और वे है पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और शेष भारत। तो इसका जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में स्लो डाउन हड़ताल किसे कहा जाता है? ऑप्शन है 1940 के रेलवे हड़ताल, ऑप्शन बी है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की देशव्यापी हड़ताल, ऑप्शन सी है गांधी जी की अहमदाबाद मेल हड़ताल, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी को नहीं। 18 फरवरी 1946 को तकरीबन 1100 भारतीय नाविकों या HMIS तलवार के जहाजों और रॉयल इंडियन नेवी ने भूख हड़ताल की घोषणा की, जो कि नौसेना में भारतीयों की स्थिति और उनके साथ व्यवहार से प्रभावित थी। इस हड़ताल को एक स्लो डाउन हड़ताल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से किसी को भी इसमें स्लो डाउन हड़ताल नहीं कहा जाता। ओके, तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इससे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा कथन है, भारत छोड़ो का नारा गांधी जी ने दिया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। ओके, और भारत छोड़ो का नारा जो है वो एक समाजवादी और ट्रेड यूनियन यूसुफ मेहर अली द्वारा गढ़ा गया था, जिन्होंने मुंबई के मेयर के रूप में भी काम किया था। मेहर अली ने साइमन गो बैक का नारा भी दिया था। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आजाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री रास बिहारी बोस बने, और दूसरा कथन है, आजाद हिंद सरकार ने अपनी औपचारिक सेना के रूप में आजाद हिंद फौज का गठन किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 31 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद की अंतिम सरकार के गठन की घोषणा की, जिसमें वह स्वयं राज्य के प्रमुख प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बने। जिस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। और आजाद हिंद फौज का गठन जो है वो 1942 में ही हो गया था, ना कि आजाद हिंद सरकार के बाद। आजाद हिंद सरकार का गठन जो है वो 1943 में हुआ था। ओके, तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों गलत है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष। पहला है 1946 कांग्रेस अधिवेशन जेबी कृपलानी। दूसरा है 1947 कांग्रेस अधिवेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा है 1948 कांग्रेस अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू। उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? कांग्रेस का 55वां अधिवेशन 1946 में मेरठ में आचार्य जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में हुआ था। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और कांग्रेस का 56वां अधिवेशन 1947 में दिल्ली में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, और 1948 का कांग्रेस अधिवेशन जयपुर में पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में हुआ था, ना कि जवाहरलाल नेहरू की। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 विकल्प सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? पहला, द्वितीय विश्व युद्ध। दूसरा है शिक्षा पर सैंडले आयोग की नियुक्ति। तीसरा है तृतीय अफगान युद्ध। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा था। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने के समय में इसे भारत भेजा गया था। इस महान युद्ध में भारतीय नौसेना को भेजने के कारण वह काफी चर्चित रहा।
ओके, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय नहीं था। ओके, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में शिक्षा पर सेंट्रल आयोग की नियुक्ति हुई थी। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और तृतीय अफगान युद्ध जो है वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 और 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुंटकट्टी प्रणाली के संदर्भ में क्या सत्य है? ऑप्शन ए आदिवासियों की भूमि प्रणाली, ऑप्शन बी पश्चिम भारत में प्रचलित अंग्रेजों की भू राजस्व प्रणाली, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में जमींदारी प्रथा का एक रूप, और ऑप्शन ए संथाल परगना में अपनाई गई नई कर प्रणाली। खुंटकट्टी प्रणाली जो है वो आदिवासी लोग द्वारा भूमि का संयुक्त स्वामित्व है। इस प्रणाली के तहत मुंडा आदिवासी आमतौर पर जंगलों को सफाई करते हैं और भूमि को खेती के लिए उपयुक्त बनाते हैं। खेती योग्य भूमि का पूरे कबीले का स्वामित्व होता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष का। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। खुंटकट्टी प्रणाली जो है वो आदिवासियों की भूमि प्रणाली है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इन्हें मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है, और दूसरा कथन है, इस अधिनियम में द्वैध शासन को 8 प्रांतों में लागू किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ओके, और इस अधिनियम में प्रांतीय स्तर पर कार्यपालिका हेतु द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। द्वैध शासन को 8 प्रांतों में लागू किया गया था, और वे हैं असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, मद्रास और पंजाब प्रांत शामिल थे। तो इस प्रकार इसमें जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। तो इसमें असत्य कथन पूछा, तो इसमें कोई असत्य नहीं है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला है दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दूसरा रोमेश चंद्र दत्त, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तीसरा है एम जी रनाडे, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन विक्टोरियन एज। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक जो है वो दादा भाई नौरोजी थे। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, और द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक जो थे वो रोमेश चंद्र दत्त थे। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। और द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन विक्टोरियन एज के लेखक जो है वो रोमेश चंद्र दत्त ही थे। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 केवल 2 विकल्प सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर शिक्षा आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? हंटर शिक्षा आयोग का गठन जो है वो 1854 में किया गया था, विलियम हंटर की अध्यक्षता में। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहे? जो मदन मोहन मौलवी हैं वो ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कानपुर षड्यंत्र केस में आरोपी था? ऑप्शन ए एस ए डांगे, ऑप्शन बी रामचरण लाल शर्मा, ऑप्शन सी सिंगारवेलू चटारिया, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कानपुर षड्यंत्र केस में आरोपी जो थे वो ये तीनों थे। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसमें आरंभिक चरण में आम नागरिकों की भूमिका बिल्कुल नहीं थी। दूसरा कथन है, बहादुर शाह जफर ने मुगल सम्राट के तौर पर इस विद्रोह को अपनी समर्थन नहीं दिया था। 1857 के विद्रोह के आरंभिक चरण में ही आम नागरिकों की भूमिका बढ़ चढ़कर रही थी। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और बहादुर शाह जफर ने मुगल सम्राट के तौर पर इस विद्रोह को अपना समर्थन दिया था। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों गलत है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टेस्ट सीरीज से नेक्स्ट 50 क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच।